27 साल से फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में और बैंकिंग और म्यूचुअल फंड्स में इनका अनुभव है। और अभी ये प्रेसिडेंट और हेड ऑफ सेल्स है यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो यूटीआई म्यूचुअल फंड है। और इसके पहले इन्होंने करीब करीब 13 साल से ज्यादा समय फ्रैंकलिन टेम्पलेटन एएमसी में दिया है। इसके अलावा भी कम से कम 12 साल अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में इन्होंने फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर की जो कंपनीज उसमें दिया है। तो एक बहुत बड़ा अनुभव रहा है। सो आज की सेशन के लिए मैं उनको इनवाइट करूंगा, और आज का सेशन काफी अच्छा और इंफॉर्मेटिव होने वाला आप सबके लिए, जो आपको अपने वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में काफी हेल्पफुल होगा। जो जानकारी आज आप लेके जाएंगे वो आपको आने वाले समय में सही डिसीजंस या निर्णय जो आपके इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड होंगे उनमें लेने में काफी हेल्पफुल होगा। सो ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीर जी, एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप ये शनिचर के शाम हमारे साथ जुड़े, कि मैं आपके साथ मेरे जो सिर्फ फाइनेंस इंडस्ट्री में नहीं बट निवेशक होके जो मेरा जिंदगी में अनुभव रहा है वो आपके साथ मैं शेयर कर सकूं। और वहां से जो मुझे सीख मिली है, शायद वही सीख शेयर करके मैं आप तक जो नुस्खे या मंत्रा बोलते हैं इन्वेस्टिंग के लिए, वो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूंगा। सो मुनीर जी, आप if you can confirm you are able to see my screen. Yes sir, it is visible. Okay, so I will begin my presentation from here, and I will share my experiences, not just as a financial industry professional but more so as an investor. और निवेशक, कोई भी निवेशक या कोई भी इंसान हो, वो अपनी जिंदगी में अगर मैं उनसे पूछूं कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, व्हाट मैटर्स मोस्ट टू मी, जिंदगी में आपके सामने ये पिक्चर जरूर आएगा। ये है मैं और मेरा परिवार, मेरी बीवी और 2 बच्चे। एंड व्हाई डू आई इन्वेस्ट, मैं क्यों निवेश करता हूं? इट इज ओनली फॉर देम। नहीं तो लाइफ बहुत आसान होती कि ये पैसा लेके आई लीड अ गुड लाइफस्टाइल टुडे, बट इट इज नॉट जस्ट अबाउट गिविंग देम कि आज की जिंदगी बेहतर रहे, बट इट इज क्योंकि है उनका हक आगे जाके एक बेहतर जिंदगी का। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी जो फैमिली है उसको, जो मेरे माता पिता ने मुझे जो जिंदगी दी, उससे मैं कैसे उनको बेहतर जिंदगी दे सकूं। A good responsible life ahead, and all my investment decisions are based on this need to provide a better life to my family. And जब हम लाइफ में कई चीजें आती है हमारे सामने, राइट, मुश्किलें आती है, पेंडेमिक आया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, कभी वॉर आ जाता है, कभी जिस कंपनी में काम करते हैं वहां पर स्ट्रेस आ जाता है, बहुत सारी चीजें बदलते रहती है। बट अगर मैं अपनी खुद की जिंदगी देखूं, मैं ये हमेशा शांति से बैठ के सोचता हूं कि भाई मेरी जिंदगी में क्या बदला है। आज मेरी नौकरी है, बिल्कुल है, पगार आ रहा है। बच्चों की पढ़ाई के लिए मुझे तैयारी करनी है कि अगर वो आके कहे कि पापा मुझे पायलट बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है, और उसका खर्चा 50 लाख से 1 करोड़ होने वाला है, मेरी सिर्फ जिम्मेदारी इतनी बनती है कि ना सिर्फ उनको दिशा दिखाऊं, बट जब जरूरत पड़े उनका जो फीस भरना है वो बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है। मुझे घर, मैं बंबई में रहता हूं, यहाँ पर आप जानते हो घर का कितना पैसा जुटता है, कितने साल निकल जाते हैं, पूरी जिंदगी निकल जाती है।
मेरी ईएमआई है घर के लिए, क्योंकि वो भी वापस मेरे फैमिली को ना सिर्फ कंफर्ट बट ऑल्सो सिक्योर्ड फ्यूचर देने की जरूरत है। एंड देन मेरी बीवी आती है लिस्ट में, उसकी जरूरत है। सो ये कुछ पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल या 28 साल जब से मैं काम कर रहा हूं, नथिंग हैज चेंज्ड इन माय लाइफ. All of this has changed. It can been a constant. These needs are constant. What is constantly changing is actually the markets. And when I look at investments, my first guidance to everybody is, if the markets are going to decide whether my children will get educated or no, अगर मार्केट ये तय करेगा कि भाई मेरा घर मेरा खुद का होगा या फिर मुझे बैंक को वापस लौटाना पड़ेगा क्योंकि वहां से ईएमआई में भर नहीं पाया हूं, ये मार्केट डिसाइड करेगा कि भाई रिटायरमेंट की जिंदगी कैसे कटेगी, तो फिर मेरा क्या फायदा हुआ? जब हम निवेश या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, मेरा पहला मंत्र है, प्लीज बी सेल्फिश. आप दुनिया को छोड़ो, आप अपने आपको, अपने परिवार को और उनकी जो जरूरतें हैं उनको सबसे ज्यादा मायने दो. स्टे फोकस्ड on the needs of your investments and be selfish. Do not worry about the markets. Do not change your investment strategy because of the markets. The world can keep changing, but your needs are most important. Stay focused on what your needs, objectives and responsibilities in life are. So मेरा पहला सीख या एक्सपीरियंस ये है कि never allow markets to change my investment plan. And जब मैं ये इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में सोचता हूं, पैसा बनाना बहुत आसान काम है. मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि ये कितना सिंपल है पैसा बनाना. आप हर महीने थोड़ा पैसा साइड पे निवेश करते जाओ, बचत नहीं. बचत और निवेश में बहुत फर्क होता है. आप निवेश करते जाओ हर महीने बचत के बाद. सो पहले आपकी तनख्वाह में से आप ये तय कर लो कि भाई मुझे बचत करके निवेश कितना करना है. अगर आप 15,000 महीने लंबे समय तक 15 साल के लिए कोई भी जगह पर, जहां पर आप मान लीजिए 12% का आपको रिटर्न मिलता है, आपकी धनराशि 75 लाख बनती है. दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला ऑफ वेल्थ क्रिएशन. इट इज सो इजी टू डू इट. एंड मैं आपको दिखाऊंगा, ये सिर्फ 15 साल और 15,000 का उदाहरण है. आप जितनी रकम बढ़ाते जा सकते हो और जितना वक्त बढ़ाते जा सकते हो, आपको मार्केट से ज्यादा रिटर्न रखने की अपेक्षा या रिटर्न की अपेक्षा रखने की जरूरत ही नहीं है. आप अपनी धनराशि ऐसे ही बढ़ा सकते हो. बट हकीकत ये क्यों नहीं होती है कि when we look at investments, reality is very different from the simple formula of making money. Wealth creation is a very simple, long term, and आप इसको जितना बोरिंग कर सकते हो, जितना एक्साइटमेंट आपको चाहिए जिंदगी में कहीं और से ढूंढ लो. ये मार्केट या ये आप इन्वेस्टमेंट से मत ढूंढिए. आप बोरिंगली ये इतना ही करते जाओ. You can imagine how much wealth you can create in years to come for yourself. Only difference is we lack discipline. That starting investing early, continuing investing over a long period of time, and not disturbing that investment plan is the discipline. Doing it in a boring, continuous, ongoing manner. The difference between what an investor actually materializes and what is possible is this discipline. And that is what I want you to take as the second learning in terms of investment experience.
what causes that disturbance for us? बहुत सारे चीजें आती है जो हमारे प्लान से हमें हटा देता है. And I want to focus on few of those disturbances which you should, आपको उसको अलग रखना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान, किसी चीज पर ध्यान देना है, किसी चीज से ध्यान आपको हटा देना है, और वो एरियाज के ऊपर मैं अब कवर करना चाहूंगा. The first and most important subject I'd like to cover is asset allocation. लाइफ में बहुत सारी जगह है जहां पर आप निवेश कर सकते हो. इक्विटी मार्केट है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है, बैंक फिक्स डिपॉजिट है, कंपनी डिपॉजिट है, डेट म्यूचुअल फंड्स है, आप सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हो, आप एफडी में रख सकते हो, रियल एस्टेट कर सकते, कमोडिटी में पैसा लगा सकते हो. आजकल ज्यादा बात होता नहीं है, बट क्रिप्टो बहुत लोगों ने ट्राई भी किया है. बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि इसमें से सबसे बेहतर कौन सा है. मेरा हमेशा मानना है कि डोंट ट्राई टू चेस रिटर्न्स. प्लीज अंडरस्टैंड, विनर्स रोटेट. आज अगर इक्विटी ने बेहतरीन किया है तो कल रियल एस्टेट होगा, परसों इट विल बी बेस्ट कि आपने एफडी में पैसा लगाया और कुछ नहीं किया, और कोई दूसरा वक्त आएगा जहां पर कमोडिटी वाज द बेस्ट. Do not try to chase winners. Build a portfolio of money allocated to different asset classes and allow time for each asset class to play out for yourself. आपको उदाहरण देता हूं. एक और बात, एसेट एलोकेशन पे बहुत सारे लोग मुझे हमेशा पूछते हैं कि भाई अगर मैं 45 का हूं या 48 का हूं, मेरा इक्विटी में कितना पैसा लगना चाहिए. थंब रूल या एक नियम जो है वो कहता है कि 100 का नंबर लीजिए, उसमें से आपकी उम्र माइनस कीजिए, जो रह जाता है उतना पैसा आपका इक्विटी में लगना चाहिए. जब ये थंब रूल है, मैं आपको ये भी समझाना चाहूंगा कि इट इज यूनिक टू एवरी इंडिविजुअल एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि हर एक घर को यही रूल अप्लाई करना चाहिए. मैं आपको खुद का उदाहरण देता हूं. मेरे पिताजी की परिस्थिति और मेरी परिस्थिति बिल्कुल अलग थी लाइफ में. उनका बिजनेस था, मैं सर्विस हूं. उनका घर ऑलरेडी पेड था, उनके बच्चे ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हो चुके थे. उन्होंने कभी लाइफ में एक फिक्स डिपॉजिट नहीं की थी. उन्होंने लाइफ में कभी एक डेट, कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा नहीं लगाया था. वो सिर्फ इक्विटी शेयर्स खरीदते थे. 1956 से इक्विटी शेयर मार्केट में निवेश करते आ रहे हैं, और जब तक वो जिंदा थे वो वही करते गए. और उनका बोलना यही था कि भाई जो इक्विटी शेयर से मुझे डिविडेंड आता है उससे मैं बहुत खुश हूं, उससे मेरी सिंपल सी जिंदगी है, कट जाती है बड़े आराम से. वो शायद लगभग 75 के थे जब गुजरे, बट वो उम्र में भी उन्होंने कभी कोई डेट लिया ही नहीं था, एज इन डेट इंस्ट्रूमेंट या डिपॉजिट में पैसा लगाया ही नहीं था. मैं उनका बेटा हूं, और पूरी जिंदगी क्योंकि मेरे पास घर के लिए ईएमआई चालू रहा है, मुझे इक्विटी में पैसा लगाना हमेशा डर लगता था, क्योंकि भाई अगर वो पैसा कम हो गया उससे अच्छा तो मैं ईएमआई भर दूं. सो मैं जवान होके भी इक्विटी में लगाता नहीं था. उनकी उम्र होके भी वो सिर्फ इक्विटी में निवेश करते थे. सो द पॉइंट इज के एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक in determining what should be your asset allocation. There is a thumb rule which says 100 minus your age should be the equity. But remember, asset allocation is the most important thing and it is unique to individuals. And why asset allocation is important? Because जो आपको लगता है कि ये एक चीज बहुत सही है, उसने अच्छी खासी रिटर्न दी है, सब पैसा निकाल के उसमें वहीं पर लगा देना चाहिए, that is untrue. ये आप अपने सामने देख सकते हो. ये पिछले 11 साल का चार्ट है. 11 साल में से 7 साल इक्विटी ने सबसे बेहतर रिटर्न दिया है. 3 बार गोल्ड ने सबसे बेहतर रिटर्न दिया,
और एक बार आप शायद बॉन्ड्स में बैठे रहते तो आपको सबसे बेहतर रिटर्न वहीं पर मिलता था, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। सेम वे हमें लगता है कि इंडिया इज द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट ऑलवेज। दैट इज नॉट द केस। अगर आप वापस पिछले 12 साल का चार्ट देखते हो हमारे सामने, 4 बार इंडिया सबसे बेहतरीन मार्केट था, 3 बार यूएस सबसे बेहतरीन मार्केट था, 2 बार एशिया, 2 बार यूरोप और 1 बार चाइना। सो द पॉइंट इज कि जब यूएस मार्केट अच्छा करता है, सब लोग आके पूछे सर इंटरनेशनल पैसा लगाना चाहिए या एशिया में लगाना चाहिए। मेरा मानना है कि भाई आप गोल्ड हो, इक्विटी हो, डेट हो, आप इंडिया हो, यूएस हो, चाइना हो, या फिर इंडियन इक्विटी में कई लोगों का यही सवाल रहता है कि सर हमें लार्ज कैप लेना चाहिए, मिड कैप लेना चाहिए या स्मॉल कैप लेना चाहिए। वापस ये पिछले 11 साल का चार्ट है आपके सामने। 5 बार स्मॉल कैप ने सबसे बेहतरीन किया, 3 बार लार्ज कैप ने और 3 बार मिड कैप ने। 2022 में स्मॉल कैप सबसे बेहतरीन था। 2023 तक, अप्रैल 2023 तक कौन सा सबसे बेहतरीन रहेगा, ये कैसे कोई प्रिडिक्ट कर सकता है। बट अगर मुझे मेरे पोर्टफोलियो बनाना है, हर महीने मेरे पास मान लीजिए 25-30 हजार रुपया निवेश करने के लिए है, उसमें से ये मैं तय करके चलूंगा कि ओके भाई इक्विटी के लिए मेरे पास मान लीजिए 20 हजार है, 20 हजार में से मैं 5 हजार मिड कैप में, 5 हजार स्मॉल कैप में और 10 हजार लार्ज कैप में लगाते जाऊंगा। एक साल लार्ज कैप सबसे अच्छा करेगा, एक साल मिड कैप करेगा, वो रोटेशन चलते जाएगा। एंड मुझे सिर्फ ये चीज पे फोकस करना है कि मेरा एलोकेशन जो है वो सही मायने से किया गया है और वही एसेट एलोकेशन का प्लान लेके मैं आगे चल रहा हूं। दिस इज द फर्स्ट बिग फंडामेंटल अप्रोच टू बिल्डिंग योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। Asset allocation, diversification across asset classes, diversification across geographies of the world, diversification across market capitalization within equities. All three are extremely important to build your portfolio and continue investing for the long term. The most important key to successful investment is only these two words. Please remember, asset allocation. एक दूसरे विषय पर चलते हैं, which is time versus timing. बहुत निवेशक हमेशा यही सवाल पूछते जाएंगे कि क्या ये वक्त सही है निवेश करने के लिए। आज का माहौल देखूं तो रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है। यूएस में 80 साल में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन आज एक्सपीरियंस हो रहा है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स लिक्विडिटी काट करके इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। क्या ये माहौल में हमें इक्विटी में निवेश करना चाहिए या हमें रुक जाना चाहिए? एंड जब सब माहौल ठीक लगने लगे फिर वापस शुरुआत करनी चाहिए। जो पहला स्लाइड मैंने दिखाया, योर फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर यू मेकिंग दोज इन्वेस्टमेंट्स। द मार्केट्स आर नॉट इन योर कंट्रोल। On the second slide, I showed you 15,000 a month for 15 years at 12% will give you 75 lakhs of rupees. There will be many times where things will go right, where things will go wrong, where you will be able to make a lot of money in a short period of time, and for a long period of time you will make less money. But one thing I can assure you, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप मार्केट का टाइमिंग, कब अंदर जाना चाहिए और कब बाहर आना चाहिए, आपका लक अच्छा हुआ तो एक बार या 2 बार ठीक चल जाएगा, बट ये कंसिस्टेंटली जिंदगी भर करना मुश्किल ही नहीं, डॉन की तरह उसको पकड़ना नामुमकिन है। आपको ये कैसे इतने आश्वासन के साथ मैं बोल सकता हूं, ये देखिए। पिछले 25 साल में निफ्टी हम सब जानते हैं
पिछले 25 साल में निफ्टी ने लगभग 13% का रिटर्न दिया है। इन 25 साल में 6 साल निफ्टी नेगेटिव था, 19 साल निफ्टी पॉजिटिव था। जिन साल निफ्टी नेगेटिव था, -4 से -52% का रेंज था, एंड पॉजिटिव रिटर्न्स वर 3 to 76%। अब आपको मैं पूछूं कि अगले 25 साल में क्या 6 साल नेगेटिव रहेगा या 8 साल नेगेटिव रहेगा, ना आप बता सकते हो ना मैं। बट ये मैं आपको समझा सकता हूं कि अगर पिछले 25 साल में आपने निफ्टी में पैसा लगा के बैठे रहे, तो आप क्या मान लीजिए 1 लाख रुपया would have become 17 lakh rupees without doing anything. Just खरीद के आपको बैठना था, money would have compounded on its own. बट पिछले 25 साल में कई साल मार्केट ने कम रिटर्न दिया, ज्यादा रिटर्न दिया। कोई दिन थे जो बहुत बेहतरीन दिन थे निवेश के लिए, और कोई दिन थे जो बहुत खराब दिन थे। अगर 25 साल में आपने जो सबसे 5 बेहतरीन दिन थे वो चूक गए, आपका जो 17 लाख की जमा पूंजी थी वो उतर के 10.5 लाख हो जाती है। और मान लीजिए कि अगर आपने 25 साल में सबसे बेहतर 40 दिन चूक गए, तो आपका रिटर्न 12% से उतर के सिर्फ 1.56% हो जाता है। कैन यू इमेजिन? दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ गुड डेज ऑन द मार्केट। सवाल या प्रश्न यही उठता है कि अगले 25 साल में अगर मुझे आप बता सकते हो कि सबसे बेहतरीन 40 दिन कौन से होने वाले हैं, तो उन 40 दिन के एक दिन पहले आपको निवेश करना चाहिए और उसके एक दिन बाद पैसा निकाल लेना चाहिए। बट आप भी जानते हो कि ये नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एंड दैट इज व्हाई ट्राइंग टू टाइम द मार्केट, कि ये सही वक्त है, ये दिन कौन सा सबसे बेहतरीन रहेगा, आप कभी बता नहीं पाओगे। आप जानना चाहोगे कि कौन से ये सबसे बेहतरीन दिन थे, ये आपके सामने है। 18 मई 2009, एक दिन में मार्केट लगभग 18% से बढ़ा था। 7 अप्रैल 2020, एक दिन में मार्केट लगभग 9% से बढ़ा था। अगर ये टाइम पे आप मार्केट के बाहर थे, यू विल मिस दिस रिटर्न। वैसे ही देयर आर वर्स्ट ट्रेडिंग डेज। 23rd March, the market fell 13%. If you have to learn to time the market, you have to know which are the best days you want to catch them. You also need to know which are the worst days which you have to avoid. Catching either of the two is impossible, and that is why trying to time the market, and as Benjamin Graham says, in the short term, the market is a voting machine, but in the long term, it is a weighing machine. Bole to, in the short term, the vote can go one way or the other, but in the long term, weighing machine की तरह, वजन की तरह, वो हमेशा ऊपर ही जाते रहता है। You do not have to worry about it. Trying to time the market is impossible. आप ये सोचिए, पिछले 25 साल में आपने अगर सबसे बेहतरीन 40 दिन खो के बैठे थे, आपका रिटर्न 12% के बदले उतर के 1.5% हो जाता। That is how important it is, because you will never get timing the market correct. So while asset allocation is important, staying invested for the long term is important. Do not try to time the market. Staying invested is far, far more important than anything else. एक दूसरे विषय पर आते हैं, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन लोगों को कॉन्सेप्चुअली समझ में आता है। ये जो आपके सामने सिक्के दिख रहे हैं, इनका परचेसिंग पावर खत्म हो चुका है, क्योंकि जो
सबसे छोटी आइटम भी आप खरीदने जाओ, आपको दिस इज लीगल टेंडर, आप इसको यूज कर सकते हो, बट एक सिक्के में आपको कुछ नहीं मिलेगा आज की तारीख में। आप एक हॉल्स खरीदने जाओ, वो भी आज 1 रुपए का हो गया है। एंड दैट इज हाउ इन्फ्लेशन ईट्स अवे इनटू योर परचेसिंग पावर। ये पैसे जो लीगल टेंडर आज भी है, बट ऑन देयर ओन कैनॉट अफोर्ड टू गिव यू एनीथिंग। सो हम इन्फ्लेशन कैसे समझते हैं? बहुत सिंपल है कि भाई जो हम आइटम या सर्विस कंज्यूम करते हैं उसके प्राइस में बढ़त क्या हो रही है। आप एयरलाइन टिकट का बोलिए, आप होटल का कमरा बोलिए, आप पेट्रोल बोलिए, एजुकेशन बोलिए, दूध या ब्रेड बोलिए, द प्राइस ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज हैज द इंक्रीज। दिस इज द परचेसिंग पावर दैट इट टेक्स अवे। ये बहस मेरे घर में बहुत होता है। मेरी बीवी मुझे आके बोलेगी कि भाई आपको पता है मुझे बाजार के लिए कितना कम पैसा ये लग रहा है, हर दिन मुझे 500 रुपए देते हो, वो भी मुझे कम है। टमाटर का भाव ये हो गया, गवार का भाव ये हो गया। पहले हम 1 किलो गवार मंगाते थे, आज पाव किलो के 4 पैकेट और उसको तोड़ तोड़ के खाते हैं। बिजली का बिल इतना बढ़ गया है। ऑल ऑफ दिस, in my opinion, is actually useless discussion. This understanding of inflation is absolutely correct in theory, but in the world of investments, the real inflation is not in the price of goods and commodities. The true inflation is actually in our lifestyle. कल की जो लग्जरी थी आज हमारी नेसेसिटी हो गई है। जब मैं बचपन में मेरे घर पे MTNL का फोन लगा था, इट वाज अ लग्जरी। आज 4 मेंबर के घर में 4 मोबाइल फोन चलते हैं। मे बी इट इज बिकम टुडेज नेसेसिटी। मैंने जिंदगी की शुरुआत शादी के वक्त 1 बेडरूम के घर से शुरुआत की थी। आज भगवान की कृपा से, मेरी बीवी की माया और दया से उसने घर संभाला, गृहस्थी संभाली और हम 4 बेडरूम के घर में रहते हैं। जब शादी की तो 1 बेडरूम के घर में 1 AC था। आज 4 बेडरूम के घर में 6 AC है। हर रात को 3 AC चलते हैं। दैट इज लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। हम पहले हर 3 या 4 साल में एक छोटा सा फॉरेन हॉलिडे करते थे। आज हम हर साल एक फॉरेन हॉलिडे करते हैं। और ये जो कंज्यूमर गुड्स ब्रांड्स, जो हमारी हमेशा की ख्वाहिश रहती है, मुझे चाहिए, मुझे ये बेल्ट चाहिए, मुझे ये हैंडबैग चाहिए, ऑल ऑफ दिस इज द ट्रू इन्फ्लेशन इन योर लाइफ। छोटी गाड़ी बड़ी हो गई, बच्चे और उनकी मांगे बड़ी हो गई, और बीवी की जरूरतें और मांगे कभी पूरी नहीं हुई। दैट लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इज व्हाट यू हैव टू कंट्रोल। मैं ये कभी नहीं बोलता हूं कि यू शुड नॉट इंजॉय योर मनी। यू मस्ट इंजॉय योर मनी, नहीं तो फिर फायदा क्या हुआ ये काम करके और पूरी जिंदगी मेहनत करके। बट लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन एट द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आज मैंने मेरी SIP बंद कर दी। ये साल मैंने निवेश नहीं किया क्योंकि ये साल मैंने मेरी बीवी को एक नई 50 लाख की गाड़ी खरीद के दे दी। That lifestyle inflation at the cost of investment is what you have to control. Please enjoy a good lifestyle, but do not do it ever at the cost of investment. And please remember, do not complain about the price of tomatoes. मैं मेरी बीवी को हमेशा बोलता हूं, जब तुम्हारी मेड आके तुमसे 1000 या 2000 रुपए या 3000 रुपए ज्यादा पगार में मांगती है ना, दिल खोल के उसको दे दो, उसकी गृहस्थी सुधरेगी। और आपको अगर पैसा कंट्रोल करना है तो यू प्लीज मेक श्योर के एक आउटफिट पूरे साल में कम लोगे,
उससे आपकी लाइफस्टाइल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैं कभी ये अलाउ नहीं करूंगा कि माय इन्वेस्टमेंट प्लान्स विल गेट डिस्टर्ब because of the expenses plans that my family will have on account of lifestyle. So please remember, inflation is in your lifestyle. It's not in the price of commodities and price of goods and services. And to meet lifestyle, there are two ways that you can achieve it. बड़ी गाड़ी आप या तो EMI से ले सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि नहीं भैया, आज मैं EMI नहीं करके SIP चालू करता हूं, और जब तक the return potential from my SIP is bigger than the cost of my EMI, I should choose an SIP. अगर मुझे कार लोन 11 या 10 या 9% में मिल रहा है, बट मुझे लगता है कि अगले 10 साल या 5 साल या 6 साल में मुझे 12 या 13 या 15% का रिटर्न पोटेंशियल मार्केट से लग रहा है, then SIP will be a far better way to buy that car than taking an EMI today. That's the another big message or learning that I want to leave with this group: lifestyle and inflation. ये हमेशा हम बोलते हैं कि जो निवेश करते हैं या करना चाहिए, that should be done for the long term. Okay? ये क्यों हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में? क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और कंपाउंडिंग किसे बोलते हैं? आप बैंक में आज मानिए FD रखते हो, एक बैंक बोलता है कि मैं आपको 9% देता हूं, पर ब्याज सिर्फ साल में एक बार दूंगा। दूसरा बैंक बोलता है मैं आपको उससे 10 बेसिस पॉइंट्स या 0.1 8.9 ही दूंगा, बट मैं आपको हर क्वार्टर, हर 3 महीने में ब्याज दूंगा, एंड वो ब्याज पे आपको ब्याज मिलेगा। द सेकेंड ऑप्शन इज फार बेटर देन द फर्स्ट ऑप्शन. इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज व्हाट द कंपाउंडिंग सब्जेक्ट इज. एंड ये कोई फाइनेंशियल गुरु नहीं, but a guru in various fields, he said, eighth wonder of the world is the power of compounding. He who understands it earns it. He who does not understand it pays it. And compounding only happens when you give it long term, and it allows for interest पे interest. मैं आपके साथ एक छोटा गेम खेलता हूं. मान लीजिए कि आपका बच्चा आपसे आके पूछता है कि मम्मी मुझे पॉकेट मनी दीजिए, महीने के पहले दिन पे आप मुझे सिर्फ 1 रुपया दीजिए, दूसरे दिन पे आप मुझे 2 रुपया दीजिए, तीसरे दिन पे 4 रुपए, चौथे दिन पर 8 रुपए सॉरी, और हर दिन मम्मी आप मेरी पॉकेट मनी डबल करते जाइए. 8 का 16 होगा, 16 का 32 होगा, 32 का 64 होगा. ऐसे आप हर दिन मुझे पॉकेट मनी डबल करते दीजिए. आपको क्या लगता है कि एक महीने में 31 दिन में आप कितना पॉकेट मनी दोगे आप अपने बच्चे को? 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ से ज्यादा? ये सवाल का जवाब एक्चुअली है 107 करोड़. अगर आप पैसा हर दिन, महीने के हर दिन में डबल कर सकते, एक महीने, और शुरुआत 1 रुपए से करते, तो 31वें दिन पे 107.4 करोड़ आप कमा पाते या दे भरपाई कर पाते. दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग ऑन अ डेली बेसिस. हकीकत में ये होता नहीं है, बट ये उदाहरण है कि भाई पैसा कैसे बनता है. और यही जब थियोरेटिकल एग्जाम्पल है, मैं आपको लाइव एग्जाम्पल फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड्स दिखा सकता हूं. मानिए आप एक निवेशक हो जिन्होंने हमारे ये फ्लेक्सी कैप फंड है एक, ये सिर्फ उदाहरण के लिए दिखाया है.
अप्रैल 2017 में अपने ये फंड में 10,000 की एसआईपी शुरू की होती, अप्रैल 2020 बिल्कुल 3 साल के बाद पेंडेमिक की परिस्थिति आई थी और मार्केट भयंकर टूटा था। आपके जो 3,60,000 जमा हो गए थे तब तक कम होके 3,11,000 पे आके खड़ा हो गया था। आप बोलते मेरा नसीब ही खराब है, मेरा टाइमिंग खराब है, मैंने कभी मार्केट से पैसा बनाया नहीं है, मैं चलता बना हूं यहां से। यू डिड नॉट गिव योर इन्वेस्टमेंट्स टाइम। दूसरा निवेशक था यही परिस्थिति में, इफ ही अलाउड हिज इन्वेस्टमेंट टू कंटिन्यू एंड हर महीने की 10,000 की जो एसआईपी चल रही है वो कंटिन्यू रहती, तो 3,60,000 में जहां आप रुक गए, दूसरे निवेशक का 6.5 लाख जमा होता, बट जो 3,11,000 की वैल्यू थी आज 10,21,000 की वैल्यू बन के बैठ जाती है। और क्या हुआ, 3 साल में रोकने के बदले उसने 5 साल कंटिन्यू किया, जहां पर वो 10% अपने प्रिंसिपल अमाउंट का गवा के बैठ रहा था। He has made a return of 16.65% only by compounding in time. And this compounding does not work in the short term, it works even better in the long term. यही फंड में एक और उदाहरण वही शुरुआत से करता हूं। मान लीजिए आपका नसीब फिर भी खराब था, आपने 2005 में शुरुआत की होती और 2008 में हम सब जानते हैं कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, वापस वो टाइम पे भी मार्केट भयंकर गिरा था, और पहले 3 साल में जो आपने 3,60,000 जमा किए 2,86,000 बन गए, -15% आपका रिटर्न था। बहुत सारे निवेशक ये वक्त पे डर के मार्केट छोड़ के चले जाते हैं, बट कोई निवेशक जो रुक गया और उसने कंटिन्यू किया 2 साल और के लिए, वही 3,60,000 उसने 6 लाख का निवेश कर चुका होता, बट जो 2,86 थे अब 10 लाख पे आ गया, और जो -14% था is become a +21% return for 5 years from 2005 to 2010. This is the power of compounding without trying to time the market. मान लीजिए ये निवेशक समझदार था, उसने बोला भाई ये तो हम सीख गए, लेट अस कंटिन्यू। 2010 से 2020 आते हैं, निवेशक कंटिन्यू किया, हर महीने 10,000, 6 लाख के बदले में 17,30,000 निवेश कर चुका था तब तक, एंड पेंडेमिक की परिस्थिति में वापस मार्केट में गिरावट आई, जो 21% का रिटर्न दिख रहा था अब सिर्फ 10%, 9.5% का रिटर्न बन गया। 10 लाख की जो जमा पूंजी होनी चाहिए थी बड़ी, सिर्फ 35 लाख पे आकर खड़ी हो गई। वापस धैर्य और धीरज रखते हुए ये निवेशक ने अपनी जर्नी बंद नहीं की, कंटिन्यू की, एंड टुडे इन सितंबर ऑफ 2022, having invested 20,20,000, the value of that investment would become 80 lakhs of rupees with 14% of return. अब मुझे, और ये कोई थियोरेटिकल एग्जाम्पल नहीं है, ये फंड भी रियल है यूटीआई फ्लेक्सी कैप, और ये एनएवी भी रियल थी, ये मार्केट भी रियल थी, और जो निवेशक ने पैसा बनाया वो भी रियल था। इन 17 years 15% रिटर्न, बट यही निवेशक ने -15% देखा, +21% देखा, ओनली 10% देखा, एंड फिर 15% देखा। Making money is very simple. It needs discipline. Stay your investment plan. Stay focused on your most important things of life, which is who and why am I investing and how am I going to benefit out of it in the long term. You know, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अरे भाई आइडिया तो अच्छा है, ये टीवी पे हमने देखा है, म्यूचुअल फंड सही है, बहुत सारा चल रहा है, कहीं कभी ना कभी तो शुरुआत करेंगे।
आपका एडवाइजर आपसे आके मिलता है, आप उसको कहते हो अच्छा एक काम करते हैं भैया, अगले हफ्ते ना आ, ये दशहरा की छुट्टी है, उसके बाद दिवाली आएगी, ये दिवाली के बाद मिलते हैं और फिर शुरुआत करेंगे। हमेशा वी प्रोक्रेस्टिनेट एंड वी डिले आवर स्टार्ट। अब आपका ध्यान यहां पर खींचूंगा कि डिसिप्लिन का फायदा, स्टार्टिंग अर्ली का फायदा क्या हो सकता है लाइफ में। मान लीजिए कि कोई भी ऑडियंस में आज ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर है और कोई लोग मुझे पूछते हैं कि भाई मैं मेरे ग्रैंड चाइल्ड के लिए क्या कर सकता हूं। मैं उनको इतनी सलाह देता हूं कि सर आप ना अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए एट बर्थ एक 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू कीजिए। वो बोलता है अच्छा सर आप एक काम कीजिए, ये 10,000 की एसआईपी एज अ ग्रैंडफादर हर महीने आप अपने ग्रैंड चाइल्ड में करते जाइए। आप अपने विल में लिख के जाइए कि जो भी मेरी जमा पूंजी इंजॉय करेगा ये एसआईपी कभी तोड़ने नहीं देगा। लेट द चाइल्ड ग्रो, लेट द पेरेंट कंटिन्यू funding the SIP, let the child after starting to work continue the SIP. A return of 12% will give a child 130 crores at retirement. So मैं ये ग्रैंडफादर को यही पूछता हूं कि सर आपके पास अगर 130 crores आज है, वो बोलते नहीं है। That is because you can blame your grandfather for it, but make sure your grandchild does not blame you for it. Making money is as simple as this. 10,000 a month at 12% only. और आपने देखा ये जो फंड फ्लेक्सी कैप में जिसका जिक्र कर रहा था, पिछले 17 साल में ये फंड ने लगभग 15% का रिटर्न दिया है। और यही पैसा अगर 15% का रिटर्न कमाता है, जो 130 करोड़ है, 630 करोड़ बन जाता है। Making money is very simple. You just need the discipline of continuing and the ability to stay away from the distraction of the markets. अगर ये नंबर बढ़ाते जाओ तो कोई भी नंबर बन सकता है, बट हकीकत जो हमने एक्सपीरियंस की है पिछले 5, 15 या 25 साल में, वही मैं दिखाऊंगा कि भाई आप 12 या 15% पे फोकस करो एंड स्टार्ट अर्ली। बहुत सारे लोग जो काम करने की शुरुआत करते हैं, उनके पास लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बढ़ा रहता है। पहली नौकरी 30,000, 40,000, 50,000 की लगी, आप 1,000 या 2,000 की भी एसआईपी शुरू नहीं करते हो। 25 साल की उम्र में आप 1,000 रुपए साइड पे रखोगे, 15% का अगर आपको रिटर्न मिला तो 60 की उम्र में 1.5 करोड़ की जमा पूंजी होगी। तो मान लीजिए कि आपने 10,000 से शुरुआत की, 15% आपको 15 करोड़ देगा एट 60। हाउ सिंपल इज इट। बट यही 25 की उम्र में आपने बैंक लोन लिया बाइक के लिए, फिर जाके फोन खरीदा, फिर आईपैड खरीदा, फिर गर्लफ्रेंड मेंटेन की, ये सब चीजें करो, बट आपने निवेश नहीं किया। और 30 की उम्र में जाके तो वही जो 1,000 चाहिए था अब हो गया 2,150। और आप अगर 45 की उम्र तक रुके रहे और शुरुआत नहीं की, वही 1,000 रुपए आज हो गए 22,150। एग्जाम्पल, उदाहरण वापस मैं एक्सटेंड करता हूं। मान लीजिए राम भगवान, उसको समझ में आया, उसने शुरुआत की जिंदगी में काम के साथ 15,000 की एसआईपी। अगर 12% का भी रिटर्न उसको मिला, कितना, सिर्फ 12% का रिटर्न, और इसने ये एसआईपी 35 साल 60 की उम्र तक कंटिन्यू की, राम विल हैव अ कॉर्पस ऑफ 9 करोड़ 74 लाख रुपीस। दिस इज हाउ सिंपल इट इज टू मेक मनी। उसके बदले में श्याम, उसने बहुत सारी चीजें की लाइफ में, बट निवेश नहीं किया, और वो 45 की उम्र में शुरू करते हुए वही रकम 15,000, और मार्केट का रिटर्न तो चेंज नहीं होगा, वही 12% पे
उसका 9 करोड़ का फर्क पड़ता है बिटवीन राम एंड श्याम, ओनली बिकॉज राम स्टार्टेड एट 25 और श्याम स्टार्टेड एट 45। अब श्याम बोलता है कि भैया चलो मैं देर आया बट दुरुस्त आना चाहता हूं। ये राम ने 25 से शुरुआत करके कितना पैसा लगाया? 63,000, 63 लाख। ठीक है, चलो मैं भी 63 लाख लगाता हूं और 15,000 के बदले में मैं हर महीने 35,000 लगाऊंगा। तो जो राम के 63 लाख थे, मेरे भी 63 लाख लग जाएंगे, क्योंकि आज मेरी स्टेटस 45 की उम्र में बढ़ चुकी है। बट क्योंकि आपके पास वक्त नहीं रहा, राम के 35 साल के बदले में आपके पास सिर्फ 15 साल रहे। 35,000 महीने के लगाते हुए, 63 लाख जमा करते हुए, फिर भी आप सिर्फ 1 करोड़ 85 लाख कमा पाओगे। यू विल बी ऑफ Ram's collection by 8 crores of rupees. This is the cost of delay between Ram and Sham. Last concept I want to talk about is a step up in your investments. जिंदगी में लोगों की हैसियत बढ़ती है, प्रमोशन होता है, इंक्रीमेंट आती है, शायद नौकरी चेंज होती है, तो बड़ी चेंज आती है इन फाइनेंशियल अर्निंग्स। वक्त के साथ हमें हमारे निवेश या इन्वेस्टमेंट्स को भी उससे कहीं ज्यादा बढ़ाना चाहिए। जब आप नौकरी चेंज करते हो एंड आपकी, मान लीजिए आपका पगार 40% से बढ़ा, you have to increase your investments by minimum 40%. And look at the power of what a step up in your investments gets. Or a simple way to do it is a step up in your SIPs, जो आप अपने आप पहले से डिटरमाइन करके रख सकते हो। मान लीजिए एक निवेशक है जिसने 25,000 की SIP 15 साल के लिए कमिट की। महीने की 25,000, साल के 3 लाख हो गए, 15 साल में 45 लाख लगाए, 12% का रिटर्न कमाते हुए उसकी जमा पूंजी हो गई 1 करोड़ 26 लाख। बट उसके सामने एक दूसरा बंदा था जिसने बोला कि भाई हर महीने मेरा पगार बढ़ेगा, मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट्स ऑटोमेटिकली बढ़ाते जाओ। तो उसने 25,000 की SIP शुरुआत की और उसके साथ 5,000 का स्टेप अप एक पहले साल में ही साइन अप कर दिया। तो क्या होगा कि 1 साल के बाद 25,000 की SIP 30 की हो जाएगी, 2 साल के बाद 30 की SIP 35 का किश्त लगते जाएगा, चौथे साल में 35 के बदले में 40 का किश्त लगते जाएगा। वही वक्त और वही रिटर्न करते हुए he would land up with about 2.5 crores of rupees. What is the difference between these two people? 1 crore 23 lakhs. What is the outcome of this? आप अगर बंबई में रहते हो, आप जान पाओगे कि ये 1.25 करोड़ can be the price of 1 bedroom in a house in Bombay. If you invested this money for 15 years, in the first instance, you will be able to afford a 1 bedroom house, वो भी शायद अंधेरी and beyond में, for 1.26 crores. But if we had done a 15-year SIP for 25,000, increasing it by 5,000 every month after the first year, you will end up with 2.5 crores, and that will give you a 2-bedroom apartment instead of a 1-bedroom apartment. This is the power of what a step up is. और ये अगर थियरी लगता है आपको, मैं लाइव एग्जाम्पल दूंगा वापस वही फंड का, और वापस मैं दोहराना चाहूंगा कि ये फंड का जो जिक्र हो रहा है वो उदाहरण के हिसाब से हो रहा है। सब जो कह रहे हैं वो सब एब्सोल्यूट फैक्ट्स है, बट इट इज नॉट अ सेल्स पिच ऑफ द फंड, प्लीज मेक दैट अंडरस्टूड। 25,000 की SIP आपने 15 साल मार्केट में निफ्टी में की होती तो 45 लाख लगाते हुए 1 करोड़ 12 लाख बनते आपके, 11.24% का रिटर्न बनता। आपने यही पैसा अगर UTI के फ्लेक्सी कैप फंड में लगाया होता तो लगभग 15% का रिटर्न और 1.5 करोड़ की जमा पूंजी आपकी होती। 1.5 करोड़ में क्या मिलता आपको? आपको 1 बेडरूम का घर मिलेगा बंबई में।
बट यही उदाहरण आगे बढ़ाते हुए आपने अगर 25,000 की SIP और कहा कि भाई यहां पर रुको मत, इसके साथ हर साल ऑटोमेटिकली 5,000 से बढ़ाते जाना, तो आपने जो 15 साल में निवेश किया वो होगा 1,12,00,000। नॉर्मल SIP में 1,51,00,000 जमा होते हैं, बट ये स्टेप अप वाली SIP में आपके लगभग 3 करोड़ जमा होते हैं, और 3 करोड़ में यू कैन गेट a 2 or a 3 bedroom apartment in 15 years in Mumbai. The difference was a step up or no step up. And this is the power, ladies and gentlemen, of an SIP with step up and what it can do and mean for you. Take another example, और ये step up का power क्या होता है। मानिए आपको एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए पैसा जमा करना है, आप हर महीने बोलते हो मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपए है, मैं जमा और नहीं कर सकता हूं। मैं बोलता हूं नहीं नहीं सर, आपको कम से कम 38 या 40 लाख लगेंगे, आप हर महीने 7,000, 7,500 लगाइए। आप कहते हो कि भाई मेरे पास 7,500 है ही नहीं, मैं सिर्फ 5,000 लगा सकता हूं। 5,000 में 12% रिटर्न और 15 साल का वक्त में आप 25 लाख ही जमा कर पाओगे। अब समस्या है कि भाई मुझे और मेरा टारगेट तो है लगभग 40 लाख के कितने करीब आ सकता हूं मैं। द बेटर वे टू डू इट इज 5,000 की SIP और 500 रुपए का स्टेप अप हर महीने विल बी द सेम एज अ 7,500 की SIP जो आप आज शायद अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो। सो मेरा यही रहे, इन्वेस्टमेंट मंत्रा रहेगा सब लोगों के लिए कि भाई आप जितनी भी रकम हर महीने लगा सकते हो, गो टू द मैक्सिमम, बट वो मैक्सिमम के साथ ये कमिटमेंट करते जाओ कि हर उसके बाद साल में 1,500, 2,000, 15%, 20% ऑटोमेटिकली वो रकम बढ़ते जाए। एंड दैट इज द ट्रू पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इसमें से निकल के आता है। So I will close over here by saying that market जो return देता है, power of compounding जो काम करता है, all of that is possible only with धीरज and धैर्य। निवेशक वो रिटर्न क्यों नहीं बना पाता है is only because of the behavior that the investor displays, and that behavior is caused by greed and fear and nothing else. जब क्रिप्टो बहुत अच्छा कर रहा है, दुनिया भर के लोग क्रिप्टो में पैसा लगाना चाहते हैं, इट इज प्योर ग्रीड, नथिंग एल्स। लोगों को कुछ समझ में भी नहीं आता है, बट पैसा बन रहा है, लालच मुझे वहां पर लेके जाता है। और आज अगर परिस्थिति है कि भाई इकोनॉमिक स्लो डाउन, क्योंकि इन्फ्लेशन हाई होते हुए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं और मार्केट रिटर्न फ्लैट हो चुका है, भय, डर will make sure your behavior changes. I would recommend you have to control only one thing which is in your control, is your behavior, nothing else. I will close here. Thank you for listening. I will stop by saying the best time to implement all of what I said was actually yesterday. The next best time to do it is today. Thank you, and I will stop over here. थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया लाइफ गोल्स और किस तरह से उन गोल्स को पूरा किया जा सकता है। एक आम इन्वेस्टर अपने जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए जो बाजार में टाइमिंग करने की कोशिश करता है, उससे किस तरह से वो नाकामयाब होता है। और जैसा आपने कहा कि डाउन को पकड़ना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है। सही बात आपने कही कि बाजार को टाइम करना उतना ही मुश्किल नहीं, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सो मुझे लगता है कि आज का सेशन काफी इन्वेस्टर्स को पसंद आएगा, और मुझे लगता है कि उन्होंने काफी कुछ जानकारी आज आपके सेशन से हासिल की होगी, जो उनको फ्यूचर्स में फाइनेंशियल प्लानिंग या अपने जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हुए काफी हेल्पफुल होंगे। मैं अपने सारे पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन पुट इनटू Q&A सेक्शन,
बॉटम में आप अपने स्क्रीन पे या Q&A सेक्शन देख रहे होंगे, उसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। कुछ लोगों ने सर ऑलरेडी क्वेश्चन किया हुआ है। इसमें एक सवाल आया है कि किसी को 9,000 रुपए की एक SIP करनी चाहिए या 3,000 रुपए की 3 SIP करनी चाहिए। उसमें मेरा जवाब यही रहेगा कि ये बहुत बढ़िया पहले तो है कि आपने ये तय कर लिया कि भाई मैं 9,000 करूंगा। ये जो 3,000 या 4,000 या 5,000 की एक SIP और बाकी के अलग, मैं यही कहूंगा कि आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ भाई मुझे एसेट एलोकेशन करना है, मुझे एक फंड चाहिए जो लार्ज कैप है, एक फंड है जो मिड कैप है, एक फंड है जो स्मॉल कैप है। सो इट मे बी अ गुड आइडिया to do 3,000 3 SIPs, one large cap, one mid cap, one small cap. It will not be a great idea to buy 3 different SIPs of 3,000, all 3 large cap or all 3 mid cap. So it's a good idea to achieve diversification. राइट सर। एक क्वेश्चन है कि 50 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में है, उन्हें 50 लाख का ही फ्लैट खरीदना है, तो क्या पूरा पैसा विड्रॉ या रिडीम करके या फिर होम लोन लेकर के और 50 लाख के SWP स्टार्ट करके EMI का जो लोड है उसको कवर अप करना चाहिए। मेरा मानना ये रहेगा कि आपको ये 2 चीज में बैलेंस लाना चाहिए। पहली बात ये कि you should, because taking a housing loan gives you some tax benefits, and I know कि अब वो tax benefits काफी कम हो चुके हैं क्योंकि वो 80C के अंदर क्लब हो जाते हैं। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि डेफिनेटली डू नॉट टेक द फुल 50 lakhs एंड बाय अ हाउस, बिकॉज आप देख सकते हो कि पिछले 12 साल में हाउस मार्केट हैज गिवन 0 रिटर्न। 0 मीन 0। 12 साल पहले मैंने खुद घर खरीदा था यहाँ पर बंबई में, और आज अगर उसको बेचने जाऊं तो आई विल गेट probably 10% lower than the price I paid to purchase after stamp duty and registration cost. Okay, so I would say कि आप शायद 25, 20, 15 लाख हाउस की तरफ अपनी जो जमा पूंजी है वो डालिए, डाउन पेमेंट कीजिए। आप डेफिनेटली ये कंफर्ट पाइए कि भाई जो EMI किस्त आएगी बैलेंस अमाउंट के लिए उसको भरने में मेरे पास कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट मान लीजिए कि आज की तारीख में 50 लाख आपने बोरो किए होते तो आपके महीने की किस्त 50,000 आती, राइट। अब आप 15 लाख मान लीजिए अपने खुद के पैसे लगा रहे हो तो 35,000 की किस्त आएगी आपकी महीने की। ये जो 15,000 आपके हाथ में बच रहे हैं ना, उसकी SIP डेफिनेटली करनी चाहिए आपको। और क्योंकि आपको ये लोन 20 साल का लेकर आपको 6 या 7 या 8 साल में निपटाना है, यही 15,000 की SIP हर साल 3,000 से बढ़ाते हुए आपको अगले 7 या 8 साल का प्लानिंग करते हुए चलना चाहिए। आई कैन अश्योर यू सर कि यू विल नॉट, द 35 लाख जो आपके पास मार्केट में आज STP के द्वारा लगाओगे, जो 15,000 की आपकी SIP चलेगी, एंड यू विल हैव अ ग्रेट outcome of owning a house and a huge saving along with owning a house. So I would not recommend, don't do a down payment. I would not recommend buy the house outright. I will say a combination of the two with a step up in SIP for the difference in EMI amount. Right, sir. Very well explained. सर इसमें एक क्वेश्चन आया है कि कितना लमसम इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है अगर 50-60 हजार रुपए महीने का एक रेगुलर इनकम चाहिए 54 इयर्स की एज में। सो मुनीर, उसका जवाब मेरे पास इमीडिएट या ऑफहैंड नहीं है, बट आई एम श्योर इट्स अ वेरी सिंपल मैथमेटिकल एक्सरसाइज। व्हाट आई डोंट नो इन दिस इज के ये जो इन्वेस्टर है उसकी आज उम्र क्या है, ओके, और उसके पास 54 पहुंचने में कितना वक्त है, और आज वो कितना पैसा साइड पे निवेश कर सकता है। These are all important questions to answer to give a explanation. इसका जवाब बहुत easy answer है। You have to use a mathematical calculator
या तो आप प्रूडेंट के वेबसाइट पे या यूटीआई के वेबसाइट पे जाकर आप वहां पर गोल कैलकुलेटर ढूंढोगे, यू विल बी एबल टू फाइंड दिस आउट वेरी वेरी इजीली। सर हमारी एक एप्लीकेशन भी है जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाती है, प्रूडेंट फिन टूल्स के नाम से है, उस पे ये सारे कैलकुलेटर्स अवेलेबल है। सर एक क्वेश्चन पूछा है कि एक इन्वेस्टर के पास कुछ कॉर्पस है और कोई एक्टिव इनकम नहीं है अभी, सो रेगुलर इनकम चाहिए, तो क्या वो ऐसा म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं? ओ एब्सोल्युटली, यू नो, सो म्यूचुअल फंड्स में ना सिर्फ अलग अलग फंड्स के ऑप्शंस हैं, बट बहुत सारी ऐसी सुविधाएं भी हैं जहां पर आप, एक होता है एसआईपी जिसके द्वारा आप हर महीने बहुत आसानी से पैसा निवेश कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन होता है एसडब्ल्यूपी, जो आपकी मंथली खर्चे के लिए रकम चाहिए, आप विड्रॉ कर सकते हो हर मंथ। ओके, सो देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड एसडब्ल्यूपी। अब कौन से फंड में निवेश करना चाहिए? आज मान लीजिए कि आपके पास जमा पूंजी है 1 करोड़, अगर आप प्योर डेट में इन्वेस्ट करोगे, मान लीजिए कि कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीद लिया, कॉर्पोरेट डिपॉजिट कर दी, एफडी फिक्स डिपॉजिट विद द बैंक कर दी, या डेट फंड ले लिया, तो ये मान के चलिए कि आप टैक्सेशन और इन्फ्लेशन के बाद हमेशा परचेसिंग पावर लूज करते जाओगे। सो आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली थोड़ा इक्विटी होना बिल्कुल जरूरी है। ओनली देन यू विल बी एबल टू बीट इन्फ्लेशन। सो यू हैव टू चूज a combination of debt and equity funds, or a product which gives you debt and equity exposure, and start an SWP plan which will give you that money in your hand and bring tax efficiency for you. That's the recommendation I would give. Sorry, Munir, you're on mute, I think. सॉरी सर, एक इन्वेस्टर का क्वेश्चन आया है कि 30 साल की एज है, 30 years of age, and he wants to invest for 30 years. So what should be the ideal portfolio for investment? That's a very simple answer to give. If you ask me, you please, one, choose equity as an asset class more than any other asset classes. Or rather, okay, let me answer this, take one step back. Firstly, you choose mutual funds as a platform. You will have access to equity funds, gold funds, international funds. So you please put little money in gold and international, but definitely a large part of your money in equity funds. I would not recommend for a young person who's 30 years of age any debt funds at this point of time. Please keep 6 months of your income aside in a bank fixed deposit as your reserve money. But after that, everything else should be put as investments through mutual funds into equity funds, some bit into gold, or gold ETF or gold fund of fund, and some bit into international fund of fund. So मान लीजिए आप 7-8% गोल्ड में लगाते हो, 7-8% इंटरनेशनल में लगाते हो, तो जो 85% रह जाता है, I would recommend you do at least 40% in large cap and the remaining 35% between mid and small cap funds, and that's it. And all you need to do, my 30-year-old friend, is nothing for the next 30 years other than continuing making those monthly installments. You will be a multi-crorepati, I can assure you, in this time to come. Right, sir. सर एक क्वेश्चन आया है कि म्यूचुअल फंड्स में अगर फिक्स डिपॉजिट के कंपैरेबल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या, या जो वोलेटिलिटी या दूसरे और पैरामीटर्स पे म्यूचुअल फंड में कुछ ऐसी स्कीम्स हैं? नहीं, मैं समझा नहीं, कैन यू रिपीट दैट? उन्होंने एक सब्स्टिट्यूट पूछा है, क्या फिक्स डिपॉजिट का सब्स्टिट्यूट म्यूचुअल फंड्स में कोई है? फिक्स डिपॉजिट का सब्स्टिट्यूट बिल्कुल है। लोगों को लगता है कि भाई म्यूचुअल फंड,
हकीकत यह है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लगभग 40 लाख करोड़ आज जमा है। वो 40 लाख करोड़ में से सिर्फ 20 लाख करोड़ इक्विटी मार्केट से जुड़े हुए हैं, बाकी 20 लाख करोड़ जो है वो प्योर डेट में लगे हैं। हमारे पास बड़े रेंज है ओनली फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स के। आपको एक दिन का पैसा है, एक हफ्ते का पैसा है, एक महीने का है, 3 महीने का है, 1 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है, जो आप इक्विटी से जोड़ना नहीं चाहते हो। Mutual funds have options that are available for all time periods for debt investors. You have to just choose और match कि आपका investment time period क्या है और उसके आधार पे मैं कौन सा फंड चूज कर रहा हूं। द मेंटल लाइन जो आपको खींचनी चाहिए, जो डोर खींचनी चाहिए, वो है 3 साल। ये 3 साल क्यों? क्योंकि 3 साल अगर आप कोई भी डेट फंड को इन्वेस्ट करके बैठे रहते हो, वो एसेट को फिर लॉन्ग टर्म क्वालिफाई किया जाता है। एंड लॉन्ग टर्म मींस आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट देते हुए आपको टैक्स एफिशिएंसी बहुत बड़ी मिल जाती है। फिक्स डिपॉजिट में यू विल पे टैक्स ऑन योर इंटरेस्ट एज पर योर अर्निंग स्लैब और योर टैक्सेशन स्लैब। सो मान लीजिए कि आप 30% स्लैब में हो तो आपका टैक्स आउटफ्लो लगभग 35% हो जाता है। म्यूचुअल फंड में 3 साल होल्ड करने के बाद आपको इंडेक्सेशन के बाद फ्लैट 20% टैक्सेशन भरना पड़ता है, एंड दैट इज अ ह्यूज बेनिफिट फॉर इन्वेस्टर्स। सो यस, देयर आर डेट फंड्स। यू मस्ट कीप इन्वेस्टमेंट्स आइडियली फॉर 3 years and avail the tax benefit to get a great post-tax return. राइट सर, एक क्वेश्चन पूछा है कि इन्वेस्टर ने कि 3 लाख रुपए, उनके बच्चे की एज 8 years है, उनके पास 3 लाख रुपए है। उन्होंने सजेशन लिया है कि क्या फिक्स डिपॉजिट में डाल के उसके इंटरेस्ट की एसआईपी करनी चाहिए या कोई दूसरा और सोल्यूशन है? So देखिए, मेरा मानना होगा कि आज अगर मेरा बच्चा एकदम छोटा है, ओके, एंड ये पैसे को मैं लॉन्ग टर्म में, भले एफडी में हो या इक्विटी म्यूचुअल फंड में हो, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। और दूसरी बात, अगर ये फंड ऊपर नीचे हो, ये मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, देन यू मस्ट बिकॉज आपका लक्ष्य, आपका जो गोल है वो लॉन्ग टर्म है, यू मस्ट यूज इक्विटी एज द एसेट क्लास टू ग्रो दैट वेल्थ। फिक्स डिपॉजिट में, जैसे कि मैंने बताया, आपको टैक्सेशन और इन्फ्लेशन आपको ऐसे मार देगा कि आप जिंदगी भर नेगेटिव में रहोगे। यू विल नेवर एवर बी एबल टू कैच अप विद इन्फ्लेशन। इफ यू आर सेविंग फॉर योर चाइल्ड्स एजुकेशन, प्लीज रिमेंबर education inflation is much higher than earnings from fixed deposit. अगर आपका फिक्स डिपॉजिट बैंक में आपको 7% देने वाला है, be rest assured education inflation is much faster than 7%. Okay, and ये 7% जो आप कमाते हो वो तो फिक्स डिपॉजिट, ये टैक्सेशन उसके ऊपर आपको भरना है। So if you have a long term view, if you are going to invest for your child's education for the long term, and आप ये क्षमता रखते हो कि भाई बीच में उतार चढ़ाव से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आपको सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड कंसिडर करनी चाहिए। राइट सर। क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहा है सर। एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं क्या रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए? आई थिंक यू हैव ऑलरेडी गिवन द आंसर। एक क्वेश्चन है कि बच्चा 1 साल का है, सो म्यूचुअल फंड, बेस्ट म्यूचुअल फंड क्या होंगे? आई थिंक यू हैव आल्सो गिवन द आंसर फॉर 30 years. सो नॉर्मली इन्वेस्टर का सबसे पहला सवाल सर यही होता है कि बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम क्या है। आई थिंक उन्हें ये समझना चाहिए कि बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम से ज्यादा बेस्ट इन्वेस्टमेंट
व्हीकल या जैसे सर ने भी बोला कि म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म है, वहां पे आपको अलग अलग तरह के एसेट क्लासेस के प्रोडक्ट या चॉइसेस मिलती हैं, और अकॉर्डिंग टू होराइजन या इन्वेस्टमेंट का जो आपका पीरियड है, जो आपका रिक्वायर्ड गोल है, उससे कितना टाइम आपके पास है, उसके अकॉर्डिंग भी आप अपना फंड एलोकेशन डिसाइड कर सकते हैं, राइट? मैं सही कह रहा हूँ सर? वो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, यू नो, वो ट्राइंग टू प्रेडिक्ट के सबसे बेहतरीन म्यूचुअल फंड कौन है, ओके, एक्चुअली इट्स अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज, लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट आप ना गूगल में जाके गूगल भी कर सकते हो, या आप प्रूडेंट के ऐप पे भी देख पाओगे, या कोई भी ऐप पे कहीं पर भी देख पाओगे। आप पिछले 10 साल में जाके देखिए कि आप गूगल कीजिए ना कि 2010 में बेस्ट परफॉर्मिंग फंड कौन सा था, फिर 2011 में बेस्ट परफॉर्मिंग फंड कौन सा था, फिर 2012 या 13 या 14 या 15। मैं मान जाऊंगा कि आपको अगर पिछले 25 साल आप देख लीजिए, कोई एक फंड आपको दिखा जो हर साल टॉप में था या टॉप 3 में था। जैसे हमने कहा विनर्स रोटेट, आपने वो स्लाइड देखा जहां पर हमने दिखाया कि स्मॉल कैप कभी बेस्ट था, तो कभी लार्ज कैप था, तो कभी मिड कैप था। तो यू विल नेवर बी एबल टू ट्राई एंड कैच द बेस्ट, एंड इट विल, व्हाट इज बेस्ट टुडे is no guarantee that it will continue to remain best year after year after year. The definition of best, let me make that clear in the minds of investors. You know, एक मार्केट होता है, राइट? सेंसेक्स या निफ्टी, मान लीजिए कि आप उसको मार्केट कहते हैं। जो फंड ये सेंसेक्स या निफ्टी को 1 या 2 या 3% से कंसिस्टेंटली बीट कर सकता है इज द बेस्ट फंड। बस एक फंड जो उसको 30% से एक साल में बीट करके बैठा ना, अगले कई साल हो सकते हैं जहां पर वो वही सेंसेक्स या निफ्टी को 10, 20, 30% से अंडर परफॉर्मेंस करते जा सकता है। द वे फंड मैनेजर्स ट्राई टू क्रिएट वैल्यू इज कि जो इंडेक्स है, वो इंडेक्स से क्या मैं आपके लिए 1.5 या 2% एक्सपेंसेस निकालने के बाद वैल्यू क्रिएट कर पाऊं, क्योंकि एक तो इंडेक्स है, दूसरा मैंने जो स्टॉक सिलेक्शन किया उसने वैल्यू क्रिएट किया, एंड दैट इज द एंडेवर। आपने यूटीआई फ्लेक्सी कैप का जो उदाहरण में दिखा रहा था, अगर 15 साल में निफ्टी ने लगभग 11.5% का रिटर्न दिया है, तो ये फंड ने पिछले 15 साल में लगभग 14.5% का रिटर्न दिया। इफ यू आस्क मी, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। नॉट, you will never be able to get the best fund this year, best fund next year, and the best fund after that. राइट सर। काफी सारे इन्वेस्टर्स ने सर काफी इन्वेस्टर स्पेसिफिक कस्टमाइज कैलकुलेटिव तरीके के क्वेश्चंस पूछे हैं। मैं उनको एक सजेशन दूंगा कि एक हमारी ऐप है प्रूडेंट फिन टूल्स, जो एप्पल और एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म पे है, आप इंस्टॉल कर लो। उसमें बेसिक्स लेवल पे कैलकुलेशन सारे मिल जाएंगे कि आपका गोल क्या है, रिटर्न एक्सपेक्टेशन आप डालेंगे, पीरियड डालेंगे, अमाउंट डालेंगे और आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा। इसके अलावा आप जो आपका कांटेक्ट पर्सन है उससे भी कांटेक्ट करके भी ये सारे बेसिक सवाल जो सब आपने पूछे हैं उसका आंसर ले सकते हैं, बिकॉज इस पे हमें केस टू केस कैलकुलेशन करनी होगी विच इज नॉट पॉसिबल इन दिस प्लेटफॉर्म, राइट? और नॉर्मली जनरल क्वेश्चंस हमने करे, सर ने आपको काफी अच्छे से बताया कि किस तरह से एक इन्वेस्टर्स को अपने डिसीजंस लेने चाहिए इररेस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट साइकिल, या मार्केट में जब ड्रॉप आता है, गिरावट आती है, खासकर जब भयंकर लेवल की गिरावट देखी गई, तो ऐसी सिचुएशंस में आपको किस तरह के निर्णय लेने चाहिए, व्हाट शुड बी योर डिसीजंस, राइट? और अगर आप उनसे बिना अडिग, बिना भयभीत हुए या विदाउट एनी फियर कंटिन्यूइंग योर एसआईपीज, सो व्हाट काइंड ऑफ वेल्थ यू कैन क्रिएट थ्रू द म्यूचुअल फंड्स, स्पेशली थ्रू द इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। आप सबका आज के सेशन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर पुरुषोत्तम। मुनीर, मैं दो चीज बोलना चाहूंगा। शायद आप ये चैट के विंडो में आपके ऐप का नाम टाइप करके दे दोगे ना, तो लोग वहां से पिकअप कर सकेंगे। इट विल बिकम ईजियर, या दैट इज वन।
Second, I'll just answer one question which Nitin Kothawade has asked. Okay, at age 46, should I do a 10,000 rupee SIP? Okay. Nitin, I am 48 years of age. Okay. And I can tell you, you and I are probably, आप मेरे से 2 साल छोटे हो, but we can relate to each other because we are in the same age bucket of 45 to 50. Nitin, you should not be asking the question, ke, should I do 10,000 rupee SIP? Your question should be, ke bhai, मेरी आमदनी मान लो 100 रुपए है पोस्ट टैक्स, जो कट के हाथ में आता है वो 100 रुपया है. अब मुझे निवेश कितना करना है और मैं घर कितने, मेरी जो भी EMI है और घर की खर्ची या घर चलाने के लिए कितना पैसा लगता है और बाकी का जो भी पैसा है आपको SIP में डालना चाहिए. You must think of it that way. An absolute number of 10,000 rupees. मान लीजिए कि आपका पगार महीने का 1.5 या 2 लाख है, 10,000 is meaningless for you. And मान लीजिए कि आपका पगार सिर्फ 40,000 है, then 10,000 may be too much for you. But please do the mathematics. At 46, remember one thing, that you only have 14 years for compounding left. You don't have a lifetime. आप 25 से 38 साल के उम्र के नहीं हो. काश आप होते. मैं भी हमेशा काश मैं ये बोलता हूँ कि भाई 25 की उम्र में काश मेरे पास ये नौकरी और पगार होती, बट वो होने नहीं वाला है और मैं घड़ी पीछे घुमा नहीं सकता हूँ जिंदगी की. सो यू हैव टू फास्ट फॉरवर्ड. जो शायद आपने पिछले 20 साल या 21 साल से आपने काम किया है, जो नहीं किया है, you have to fast forward that journey now and really do investments very, very quickly, because your time to 60 is only 14 years left. That's all. Thank you, sir. Thank you, sir, for this wonderful session. I think most of the investors have appraised you for your very insightful explanations and in very in language which is, very understandable. So thank you once again, all the participants, or especially Peshatam sir, for today's session. Thank you, sir. Thank you very much. Have a good evening, and thank you for taking time to attend this session. Hope it had some value, and I'm sure Prudent and UTI both will be of great assistance to you. Thank you. Right.